डिज्नी, ये नाम तो आपने सुना होगा। बच्चों के कार्टून्स में, मूवीज में, सिनेमा में, एंटरटेनमेंट में, डिज्नी वर्ल्ड में। To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. डिज्नी उन नामों में से है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनी, $1.5 बिलियन का रोजाना का रेवेन्यू, 200 से ज्यादा मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके घर में, आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपके बच्चे इनकी एंटरटेनमेंट देखते हैं। लेकिन अगर डिज्नी को 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि डिज्नी एक इंसान है, तो ये वो इंसान है जो आपके बच्चों के साथ रोजाना बैठता है, उन्हें बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड व्यूज क्या हैं, उन्हें वैल्यूज देता है, उन्हें बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन हीरो है, कौन विलन है। और हम इसको कभी चैलेंज नहीं करते, क्योंकि हमें तो डिज्नी की कहानी कभी किसी ने बताई ही नहीं, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी, वो एक मीडिया कंपनी है, और मीडिया ये बातें आपको क्यों बताएगा। कहानी शुरू होती है सन 1901 में वॉल्ट डिज्नी से, जिसने ये सब कुछ बनाया। वॉल्ट डिज्नी शिकागो में 1901 में पैदा हुआ। घर के हालात बड़े खराब थे, बाप के पास पैसे नहीं थे और बाप इंतहाई सख्त आदमी था। ऐसा दौर था कि दिन में 3-3 दिन तक घर में खाना नहीं होता था। लेकिन फिर 19 साल की उम्र में सन 1920 में वॉल्ट डिज्नी ने एक इदारे को ज्वाइन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिमोले इंटरनेशनल। ये एक फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है बॉयज के लिए, और ये मेसोनिक लॉजेस की फंडिंग पर, उनकी स्पॉन्सरशिप पर चलती है। डिमोले इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा कि जिसका नाम जैक्विस डिमोले के नाम पर रखा गया था। अब आप यहाँ सवाल पूछेंगे कि ये जैक्विस डिमोले कौन था? ये नाइट्स टेम्पलर का लास्ट ग्रैंड मास्टर था। नाइट्स टेम्पलर के हवाले से आप बहुत कुछ जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मेरी ये वीडियो मौजूद है जो नाइट्स टेम्पलर की पूरी कहानी आपको बयान कर देगी। वॉल्ट डिज्नी ने खुद डिमोले इंटरनेशनल का इंतहाई शुक्रिया अदा किया अपनी सारी जिंदगी कि इनका मैं ममनून हूँ, इनका मैं मशकूर हूं कि इन्होंने मेरी जिंदगी में इतने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न से मुझे बचाया, मुझे क्राइसिस से बाहर निकाला। पर क्या ये बात आपको पता है कि 1940 की दिहाई तक वॉल्ट डिज्नी ने अपने हाथ पर डिमोले रिंग पहने रखी। यहां तक कि मिकी माउस को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तब मिकी माउस को एक डिमोले कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां तक की कहानी तो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसी कहानी में एक और चीज ऐड करें कि डिज्नी वर्ल्ड के अंदर, उनकी मैजिकल किंगडम के अंदर एक प्रॉप क्रेट है, और उस क्रेट के ऊपर पता क्या लिखा है? हेच अबीफ वर्किंग टूल्स। अब ये हेच अबीफ कौन है? हिराम अबीफ वर्किंग टूल्स। और हिराम अबीफ वो है कि जिसका फ्री मेसनरी की 3rd डिग्री से पूरा कनेक्शन है। अभी तक तो ये कहानी बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डिज्नी की बनाई हुई एंटरटेनमेंट को देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि सेटनिज्म किस तरह आपके घर में, आपकी स्क्रीन्स तक, आपके बच्चों तक रसाई हासिल कर चुका है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। शुरू करते हैं फ्रोजन से, 2013 में आने वाली सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड फिल्म। इस फिल्म के अंदर आपने ये देखा कि इस फिल्म ने $1.27 बिलियन कमाए, ह्यूज अर्निंग्स। हर बच्चा, हर बूढ़ा एक ही गाना गा रहा था जो इस फिल्म का साउंड ट्रैक था, लेट इट गो, लेट इट गो। और जगह जगह पर मैंने खुद अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों के बच्चों को उनकी बर्थडे पार्टीज पे ये गाते हुए देखा है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक था, ये एक स्लोगन बन चुका था पूरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में कितने कंटेंट क्रिएटर्स ने लेट इट गो के ऊपर अपना कंटेंट भी बनाया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्सा गा क्या रही है, इस गाने के लिरिक्स कहते क्या हैं? इस गाने के लिरिक्स कहते हैं, नो राइट, नो रॉन्ग, नो रूल्स फॉर मी, आई एम फ्री। ये गाना नहीं है, ये एक मॉरल फ्रेमवर्क है जो 6 साल के बच्चे को दिया जा रहा है कि मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, मेरे लिए कोई उसूल नहीं है, और यही मेरा फ्रीडम है, एंड आई एम फ्री। लेकिन यहां पर
इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एल्सा के पास मैजिकल पावर्स है। वो मैजिकल पावर्स जिसके जरिए वो स्नो को कंट्रोल करती है, वो बर्फ को कंट्रोल करती है, पानी को कंट्रोल करती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं ये पावर्स छुपाओ, ये किसी को मत दिखाओ। लेकिन फिल्म क्या कहती है? फिल्म कहती है कि पेरेंट्स गलत हैं, सोसाइटी गलत है, जो तुम्हें रोकना चाहता है वो गलत है। तुम फ्री हो, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई रूल्स नहीं है और यही तुम्हारा फ्रीडम है। लेकिन फ्रोजन 1 के बाद फिर कुछ और हुआ। फिर क्या हुआ? फ्रोजन का पार्ट 2 आया और फ्रोजन 2 में ये एक स्टेज और आगे चले गए। एल्सा एक मिस्टीरियस आवाज को फॉलो करती है इनटू द अननोन, और अननोन के अंदर फिल्म में ट्रोल्स हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, फॉर्चून टेलिंग करते हैं, मेमोरी इरेजिंग मैजिक, यानी पानी में मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली न्यू एज और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से आता है। और वो इंसान जो मैजिक को रोकना चाहता है वो फिल्म में विलन जैसा दिखाया जाता है, यानी वो चीज जो मैजिक को रोकती है वो बुरी है और वो चीज और वो लोग जो मैजिक को फॉलो करते हैं वो हीरो हैं। ये नैरेटिव है, ये वर्ल्ड व्यू है और ये 4 साल की उम्र में बच्चों के दिमागों में प्लांट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इनकैंटो की। 2021 में आने वाली एक और एनिमेटेड मूवी, ऑस्कर विनर बेस्ट एनिमेटेड फीचर, और फिर एक और गाना आया, वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो। ये गाना ग्लोबली वायरल हो गया, पाकिस्तान में भी वायरल हुआ और बिलबोर्ड हॉट 100 पर ये नंबर 1 पे रहा। यानी डिज्नी की 21वीं सदी का पहला नंबर 1 सॉन्ग, और पाकिस्तान में घर घर ये गाना चला। मैंने सुना, आपने सुना, सब गाने पे लग गए। लेकिन सवाल ये है कि इस फिल्म में दिखाया क्या गया था? फिल्म में दिखाया यह गया था कि एक फैमिली है मैड्रिगल जिसके पास सुपर नेचुरल गिफ्ट्स हैं। कोई हीलिंग कर सकता है, कोई वेदर को कंट्रोल करता है, कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई फ्यूचर देख सकता है, और ये सब एक मैजिकल कैंडल से इन्हें मिला है जिसको ये फिल्म के अंदर मिरेकल कहते हैं। अब जरा नोटिस करें केयरफुली कि ब्रूनो एक फैमिली मेंबर, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, प्रोफेसीज देखता है। इस फिल्म में वो आउटसाइडर है क्योंकि लोग उसकी प्रिडिक्शन से डरते हैं, लेकिन फिल्म अल्टीमेटली ब्रूनो को जस्टिफाई करती है। फिल्म कहती है कि वो गलत नहीं था, वो तो सच बता रहा था। फ्यूचर देखना तो पॉजिटिव है, वो एक एस्पिरेशनल है। लेकिन यहां पर अब आप नोट करें कि इस्लाम में, और ये बिल्कुल ओपनली है, फ्यूचर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला कंट्रोल करते हैं। प्रोफेसीज क्लेम करना या इसका आइडिया को नॉर्मल बनाना, ये सीधा सीधा शिर्क है। लेकिन फिल्म में ये एक अडोरेबल कैरेक्टर की क्वालिटी दिखाई गई है कि ब्रूनो के सॉन्ग आज बच्चे गाते फिरते हैं, उसी ब्रूनो को कि जिसके पास फ्यूचर देखने की ताकत है। फिल्म में और क्या? फिल्म में यह है कि मैड्रिगल हाउस जो खुद एक मैजिक एंटिटी है, उसके अंदर दरवाजे हैं जो रिएक्ट करते हैं, सीढ़ियां हैं जो मूव करती हैं, और एक मैजिकल कैंडल के आगे ये सब झुकते हैं। यानी कोई रब का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई डिवाइन का कॉन्सेप्ट नहीं, एक कैंडल का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। प्लग्ड इन, जो कि एक रिस्पेक्टेड फैमिली मीडिया रिव्यू प्लेटफॉर्म है, उसने इनकांटो के बारे में अपने रिव्यू में पता क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि there is one exception. One family member has the ability to see into the future, something forbidden by the Bible actually, and his process feels far more like divination than anything else. अभी बात मैं क्रिश्चियनिटी से नहीं कर रहा, लेकिन आपने नोट किया कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस्लामिक नहीं है। तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर फ्यूचर देखने का क्लेम हराम है, फॉरबिडन है, और डिज्नी ने उसे हीरो की क्वालिटी बना दिया है। तीसरी फिल्म वाना 2016 में आई, $650 मिलियन की अर्निंग, और पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में मैसिव व्यूअरशिप। फिल्म की समरी मैं आपको नहीं दूंगा, आपने जरूर देखी होगी। मैं सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिल्म का ओपनिंग नरेशन कहता क्या है? ऑन स्क्रीन बच्चों को क्या सुनाई देता है? उनको सुनाई देता है फिल्म की कहानी के बिगिनिंग में, बड़ी हस्की वॉइस के अंदर, इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली ओशन अंटिल द मदर आइलैंड इमर्ज्ड टफीटी। अब यहां पर मैटर पता क्या करता है? ये फिल्म की ओपनिंग नरेशन है
और ओपनिंग नरेशन क्या कह रही है कि क्रिएशन की स्टोरी सुना रही है, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला की नहीं। ये वो कहानी सुनाते हैं जो कि एक पेगन गॉडेस की कहानी है, तफीती की, मदर आइलैंड की। फिल्म का मेन कैरेक्टर मॉई, जो कि ऑफिशियली एक डेमी गॉड है, हाफ गॉड हाफ ह्यूमन। उसकी पावर्स एक मैजिकल फिशिंग हुक के अंदर है और वो शेप शिफ्ट कर सकती है। मोना की दादी जो गाइड का रोल प्ले करती है वो फिल्म में मर जाती है और मरने के बाद वो एक ग्लोइंग रे स्पिरिट बन जाती है और उस स्पिरिट से मोना बात करती है और मोना उससे गाइडेंस लेती है। यानी मरने के बाद, स्पिरिट बनने के बाद वापस दुनिया में आना और जिंदों को गाइड करना, ये मोना के अंदर नॉर्मल है, खूबसूरत है और इमोशनल है। एक क्रिश्चियन रिव्यूअर ने कुछ लिखा है इसके बारे में और मैं उसकी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसने कहा है कि द फिल्म ट्रीट्स दिस स्पिरिचुअल कनेक्शन एज अ ब्यूटिफुल एंड नेचुरल अकरेंस। The Bible is clear that the dead do not remain on earth as spirit to guide the living. फिर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर 2024 में मोआना 2 आती है और उसमें सब कुछ एक्सट्रीम हो जाता है। मोआना के एंसेस्टर्स उसे रिसरेक्ट करते हैं, यानी डेड एंसेस्टर्स के हाथ में जिंदगी मिलती है और फिल्म के एंड में वो खुद एक डेमी गॉड बन जाती है। अब जरा इस सब को कंबाइन करते हैं, जितनी फिल्मों के मैंने आपके सामने नाम लिए। फ्रोजन ने आपको क्या दिखाया? फ्रोजन ने आपको कहा कि नो राइट, नो रॉन्ग, नो रूल्स, मैजिक से लिबरेशन मिलेगी और लिमिट्स ऑपरेशन का हिस्सा हैं। फिर इनकांटो आई। इनकांटो ने क्या कहा कि फ्यूचर देखना तो गिफ्ट है, मैजिक एज अ फैमिली आइडेंटिटी और कैंडल एक मिरेकल है। और मोआना ने कहा कि पेगन गॉड्स नॉर्मल हैं, डेड स्पिरिट्स गाइड करते हैं और डेमी गॉड हीरोज हैं। यानी 3 फिल्में, 3 डिफरेंट एंगल्स, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। और वो डायरेक्शन एक ऐसे वर्ल्ड व्यू की है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सेंटर में नहीं रखता, बल्कि ये वर्ल्ड व्यू जादू को, पेगन माइथोलॉजी को और सेल्फ रूल को सेंटर में रखता है। तो फिर नेचुरली यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पर हो रहा है, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये तारीख से आता है? और ये सेटनिज्म तारीख से रिपीट होता है। ये बात है सन 1940 की। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी तीसरी एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई और इसका नाम था फैंटेशिया। फिल्म का आखिरी सेगमेंट था नाइट ऑन बॉल्ड माउंटेन। उस सेगमेंट में एक कैरेक्टर आता है जो फिल्म का खुद नरेटर डीन स्टेलर ऑन स्क्रीन डिस्क्राइब करता है। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो फिल्म में सुनाई देते हैं कि बॉल्ड माउंटेन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, इज द गैदरिंग प्लेस ऑफ Satan and his followers. Here on Walpurgis night, which is equivalent to our own Halloween, the creatures of evil gather to worship their master under his spell. They dance furiously until the coming of dawn, and the sounds of church bells send the infernal army slinking back into the abodes of darkness. अभी आपको सुनने में लग रहा होगा जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि कितनी डार्क बात की गई है बच्चों के एंटरटेनमेंट में। और वो कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आता है, जरा वो भी नोट कर लें। वो एक मैसिव ब्लैक विंग डीमन है जिसके सींग भी निकले हुए हैं, चिमगादड़ की उसकी शक्ल है और ग्लोइंग उसकी आईज हैं। उसने डेड स्पिरिट्स को समन किया है, उन्हें उसने फायर में डाला है, उन्हें टॉर्चर किया है। और वॉल्ट डिज्नी ने अपने प्रोडक्शन नोट्स के अंदर पता है इस कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा है? इट्स सेटन हिमसेल्फ। ये 1940 की बात है। ये बच्चों की एनिमेटेड मूवी है, उनकी एक एनिमेटेड फिल्म है और इसमें एक कैरेक्टर है जिसे फिल्म का नरेटर ऑन स्क्रीन सेटन कहता है, गैदरिंग प्लेस ऑफ Satan एंड हिज फॉलोअर्स। अब आप कहेंगे कि सर वॉल्ट डिज्नी है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यूज किया उसने, फोरक्लोर है, स्लाविक माइथोलॉजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जरा नोटिस करें कि ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है चर्नबॉग। आज वॉल्ट डिज्नी का ये ऑफिशियल विलन फ्रेंचाइज का सेंटरपीस है। वॉल्ट डिज्नी के डिज्नी पार्क्स में, परेड में ये आता है, मर्चेंडाइज में ये शामिल है, किंगडम हार्ट्स जैसे ब्लॉकबस्टर वीडियो गेम्स का फाइनल बॉस है और हैलोवीन इवेंट्स में फीचर होता है। डिज्नी ने इस कैरेक्टर को रिटायर नहीं किया है, डिज्नी ने इस कैरेक्टर को सेलिब्रेट किया है। यहां पर ये बात जरूर हो सकती है कि ये शायद माजी की बातें हैं। अब आपको कुछ कहानी हाल की भी सुना देता हूं।
एंजेलिना जोली हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, मैलेफिसेंट में आती है, $700 मिलियन से ज्यादा की अर्निंग होती है। लेकिन इस फिल्म के अंदर मैसेज था क्या कि एक मिस्ट्रेस ऑफ ऑल ईविल है, लेकिन ये ईविल वो है जिसको आपने गलत समझा, वो तो विलन थी ही नहीं, वो तो एक्चुअली हर्ट थी, मिसअंडरस्टूड हीरो थी। यानी जिसको आप विलन समझते हैं वो एक्चुअली हीरो है, और जिसको आप हीरो समझते हैं वो एक्चुअली कंट्रोलिंग पेट्रियार्किकल ऑपरेशन है। फिर इसके बाद आपने एक और मूवी देखी 2021 में, क्रूएला आई, यानी विलन को एम्पावर्ड क्रिएटिव रिबेल की तरह दिखाया गया। यानी हर विलन जो डार्क ऑकल्ट इमेजरी रखता है वो आहिस्ता आहिस्ता री इमेजिन हो रहा है और मिसअंडरस्टूड हीरो है। यानी मैसेज बच्चों तक पहुंचता है कि ईविल तो कॉम्प्लेक्स है, मे बी ईविल इज नॉट ईविल, और मे बी ईविल वाज जस्ट समबडी हु वाज रॉन्ग्ड। और उसके बाद फिर आपने डिज्नी के और हरकतें देखी। 1994 में लायन किंग आई, और जहां पर SFX कहा गया वहां पर SEX लिखा गया, जिसके ऊपर वॉल्ट डिज्नी ने कहा ये तो हमारे डिपार्टमेंट के अल्फाबेट्स थे, SFX गलती से SEX हो गया। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती। अगर आप तारीख उठाकर देखें आप लिटरली हैरान रह जाएंगे। हर्कुलिस के अंदर क्या दिखाया गया? मैजिकल पावर। अलादीन के अंदर क्या है? जिनी एंड मैजिकल पावर्स। मोआना के अंदर क्या है? डेमी गॉड मोआई। और इनकांटो के अंदर मैजिकल गिफ्ट्स हैं। फ्रोजन के अंदर आइस मैजिक है। ब्रेव के अंदर विच स्पेल है। बेड नॉक्स एंड ब्रूमस्टिक के अंदर ओपनली विच मैजिक मौजूद है। सवाल सिर्फ यह है कि एक 4 साल के बच्चे के लिए ये सब देखना जरूरी क्यों है? क्यों उसके सबकॉन्शियस में इन वैल्यूज को क्रिएट किया जाता है? क्योंकि जिस चीज को हम रिपीटेडली ग्लैमराइज करते हैं वो एक दिन इंस्पिरेशन बन जाती है। पाकिस्तान में आपको पता है एंटरटेनमेंट का हाल क्या है? पाकिस्तान में यूट्यूब पर डेली एवरेज वॉच टाइम इस वक्त 40 मिनट के करीब है। नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में मौजूद है और 2023 में नेटफ्लिक्स के 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके थे। अब सवाल ये है कि डिज्नी हो या नेटफ्लिक्स हो या इस जैसे स्टूडियोज हो, इनकी प्रोडक्शन है क्या? पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स जहां ज़्यादा देखा जाता है वहां पर आपको देखने को कौन से शोज मिलते हैं? आपको देखने को मिलता है लूसिफर, सबरीना द टीनेज विच, वेंसडे। ये सब डिज्नी और रिलेटेड स्टूडियोज की प्रोडक्ट हैं, ये डायरेक्टली उससे इंस्पायर्ड हैं। क्या है इनका कॉमन थ्रेड? इनका कॉमन थ्रेड एक ही है कि शैतान या उस जैसे कैरेक्टर्स वो चार्मिंग हैं, वो फनी हैं, वो रिलेटेबल हैं और वो सिंपैथेटिक है। जब आपके बच्चों को शैतान सिंपैथेटिक लगने लगे वो शिफ्ट है, और वो शिफ्ट किसी ने अनाउंस नहीं किया, वो स्लोली क्वाइटली एपिसोड दर एपिसोड आपकी जिंदगियों में शामिल किया जा रहा है। सूरह अल इसरा आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इरशाद फरमाया, और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे, और इन पर अपने सवारों और प्यारों को चढ़ाकर लाता रहे, और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे, और इनसे वादे करता रहे, और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। आवाज, माल, औलाद, एंटरटेनमेंट, मूवीज, म्यूजिक, एनिमेटेड कंटेंट, ये सब आवाज की कैटेगरी में आता है। औलाद, आपके बच्चे, ये वो डेमोग्राफिक है जिसको टारगेट किया जाता है। और डिज्नी दुनिया की सबसे पावरफुल कमर्शियल एंटरटेनमेंट कंपनी है जो इस दुनिया में आपके बच्चों को वो दे रही है जो शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिज्नी को बैन करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों के साथ बैठना शुरू करें। ये जरूर कह रहा हूं क्योंकि जब आपके घर में कोई और आकर आपके बच्चों को वैल्यूज डिलीवर कर रहा होता है और आप वहां पर नहीं होते तो वो वैल्यूज अनअटेंडेड शेप में रह जाती हैं। आपकी वॉचफुल प्रेजेंस जिसमें आप ये कहते हैं कि बेटा ये कैरेक्टर मैजिक करता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? वो कॉन्वर्सेशन डिज्नी से ज्यादा पावरफुल है। दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का मुकाबला किसी बैंड से नहीं होगा, वो मुकाबला एक बाप और एक माँ की आवाज से होगा जो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनकी डायरेक्शन सेट करते हैं, क्योंकि उन माँ बाप की आवाज से उन बच्चों को फर्क
पड़ता है।